आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। ईरान में जेंजी आंदोलन तेज होता जा रहा है। रात के समय में भी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन मौजूदा सत्ता के खिलाफ है और लोग खुलकर शाह और पहलवी परिवार के समर्थन में अब नारे लगा रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं बल्कि ईरान के कई प्रांतों में फैल चुका है। हमीदान में हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। यहां पर जनता सड़कों पर उतर आई है। इसकी वजह ईरान की मुद्रा का रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच जाना है। ईरान के सरकारी टीवी पर जैसे ही बताया गया कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फर्जन ने इस्तीफा दे दिया है, इसके बाद राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार के पास में शीर्ष इलाके में व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि इस्फहान, शिराज और मशहद जैसे बड़े शहरों में भी प्रदर्शन हुए हैं। तेहरान के कुछ इलाकों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस तक का इस्तेमाल किया। ईरान में साल 2022 में ही ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन तब की और अब की वजह में फर्क है। इस बार मामला अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। ईरान में इस वक्त रियाल की हालत क्या है, कैसे वहां हाइपर इन्फ्लेशन है, इसको समझेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अब ईरान में भड़के जेंजी, सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ बगावत। ईरान में कई शहरों में जेंजी का प्रोटेस्ट। दिस इज द फाइनल बैटल के नारों से कांपा तेहरान। प्रदर्शनकारियों ने लगाए बेशरम बेशरम के नारे। आंदोलनकारी जेंजी पर फायरिंग की खबर। नेपाल के बाद अब ईरान में भी जेंजी सड़कों पर उतर चुका है। तेहरान और मशहद की सड़कों पर दिस इज द फाइनल बैटल का नारा गूंज रहा है, यानी ये निर्णायक लड़ाई है। इस नारे का सीधा मतलब है कि ईरान की आवाम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उतर गई है। ईरान की जनता सड़कों पर है, पूरा ईरान जल रहा है। पुलिस को कई जगह गोली चलानी पड़ी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक ईरान की आवाम इतनी आक्रामक क्यों हो गई। दरअसल ईरान की करेंसी रियाल ऑल टाइम लो पर पहुंच गई। ईरानी मुद्रा रियाल में एक ही दिन में 7% की गिरावट आई है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बाहर से कोई चीज नहीं मंगा सकते, क्योंकि $1 के लिए 14,02,000 ईरानी रियाल खर्च करना पड़ेगा। और इससे ईरान में महंगाई बढ़ रही है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। कुल महंगाई दर 42.2%। खाद्य पदार्थों की महंगाई 72% तक पहुंच गई है। ऊपर से ईरान में भयंकर सूखा पड़ रहा है। लेकिन ईरानी हुक्मरान अपनी जनता को धर्म का चूरन चटा चटा कर मदहोश कर रखे थे। अब जब ईरान की जनता को होश आ रहा है, तब उन्हें पता चल रहा है कि यही हुक्मरान उनके असली दुश्मन है। लिहाजा देखिए कैसे ईरान में जेंजी सड़कों पर उतरा है और नारे लगा रहा है। सड़क से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। खलीफा की आर्मी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चल रही है। बावजूद इसके भीड़ पीछे हटने को राजी नहीं है। देश भर में व्यापारियों की हड़तालें और विरोध लगातार जारी रहे। तेहरान की ग्रैंड बाजार, लाल हजार स्ट्रीट, नासिर खोसरो और इस्तांबुल स्क्वायर सहित कई जगह दुकानें बंद रही। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता में बैठे धर्मगुरुओं के पतन और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। तानाशाह को मौत के नारे लगाते हुए व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील की गई। इधर फ्लोरिडा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की तो उस पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से और हमले हो सकते हैं। अगर ईरान अपनी हरकतों में सुधार नहीं करता तो अगला हमला बहुत तगड़ा और विनाशकारी होगा। कुल मिलाकर ईरान जहां घर में घिरा है तो वहीं अमेरिका भी उसे बाहर से घेरने में जुटा है। सवाल ये कि क्या सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की गद्दी जाएगी? क्या ईरान की मदद रूस करने आएगा? इस बार का आंदोलन भूख, महंगाई, गरीबी को लेकर है। क्या सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई इस पर काबू पा सकेंगे? क्योंकि पिछली बार महसा अमीनी के हिजाब वाले प्रदर्शन को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने बड़ी ही बर्बरता से खत्म किया था। ऐसे में इस बार वो कौन सा टूल इस्तेमाल करें, देखने वाली बात होगी। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच में निर्वासित क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी ने
देशवासियों के नाम 2 अहम संदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी से विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील की। पुलिस और सुरक्षा बलों से कहा कि जनता के खिलाफ खड़े ना हो, उनके साथ में जुड़ें। अब इस बयान को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, वो भी तब जब खामेनेई के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। می‌فرستم به شما بازاری‌ها و مردمی که خیابان‌های تهران را به دست خود گرفته‌اید. وضعیت اقتصادی مملکت تا زمانی که این رژیم سر کار هست رو به زوال خواهد بود. زمان این رسیده است که همبستگی خود را بیش از پیش حفظ بکنیم. از تمام اقشار جامعه می‌خواهم که به سایر هم‌میهنانتون که در خیابان‌ها هستند بپیوندید و شعار سقوط نظام را سر دهید. و به خصوص پیام من به نیروهای امنیتی و انتظامی این است: سرنوشت خود را به دست خودتان بگیرید. این نظام در حال فروپاشی است. در مقابل مردم نایستید، به مردم بپیوندید. ما پیروزیم چون حق با ماست و متحد و अब इस अपील का क्या कुछ असर होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। प्रदर्शन अलग अलग शहरों में हो रहे हैं और इन सब के बीच ही ईरान इजरायल अमेरिका विवाद आखिर है क्या, उसे डिटेल में समझने के लिए कुछ ग्राफिक्स का सहारा हम लेंगे, जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिर स्थिति है क्या। अब ईरान, अमेरिका और इजरायल तीनों के बारे में जो खासियत है, जो खास बातें हैं, वो आप जान लीजिए। फिलिस्तीन गुटों हमास, हिजबुल्लाह, हूती का समर्थन पूरी तरह से ईरान करता है, जबकि यहाँ ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का काम अमेरिका ने किया है। उधर इजरायल से टकराव ईरान का पहले से रहा है। अमेरिका से सैन्य और राजनीतिक समर्थन इजरायल को वक्त वक्त पर मिलता रहा है। आपको याद होगा, ईरान इजरायल में जब युद्ध की स्थिति थी तब अमेरिका फुल सपोर्ट में खड़ा हुआ था। अब यहाँ फिलिस्तीन गुटों को समर्थन करने का काम ईरान करता है। साथ ही परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका इजरायल को खतरा भी है। आपको याद होगा, इजरायल ने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ जो परमाणु कार्यक्रम है वो खत्म करने होंगे, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया था। इधर ईरान के परमाणु हथियार बनने का विरोध अमेरिका भी करता रहा। साथ ही इजरायल ने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हम कड़ा विरोध करते हैं, यानी कि इजरायल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान का विरोध करते रहे। ईरान ने साफ कर दिया कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना परमाणु प्रोग्राम यानी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी रखेंगे। अब ईरान परमाणु कार्यक्रम से ईरान इजरायल को खतरा अलग अलग टाइम पर तो दिखा। इजरायल को देश के रूप में मान्यता ही नहीं देता ईरान। यहाँ अमेरिका, जो कि इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी है, और आंख बंद करके कहिए कि ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्ट किया है। ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है इजरायल, और बार बार इसीलिए ईरान से टकराव पिछले दिनों भी आपको याद होगा ईरान इजरायल में हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था। यानी वहां भी क्रेडिट लेने की जो होड़ थी वो दिखाई दी थी। अब और जान लीजिए, अगर ये युद्ध की स्थिति बढ़ती है तो क्या कुछ किसके पास क्या ताकत है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल साथ में खड़े हुए नजर आते हैं ईरान के खिलाफ में। ईरान जहां 5 से 6 लाख सक्रिय है और प्लस कुछ रिजर्व जो सैनिकों की संख्या है वो ईरान के पास है। यानी कि अगर ताकत को अगर आप आंकना चाहें तो ईरान के पास 5 से 6 लाख सक्रिय यानी कि जो एक्टिव सैनिक है वो हैं, प्लस रिजर्व में भी कुछ है। अमेरिका जहां पर 13 से 14 लाख सक्रिय सैनिक उसके पास हैं, जबकि इजरायल के पास 1,70,000 से लेकर 2 लाख तक, और प्लस जो रिजर्व बेड़ा होता है सैनिकों का, यानी रिजर्व में जिन सैनिकों को रखा जाता है युद्ध की स्थिति में, उन्हें फिर युद्ध के क्षेत्र में भेजा जाता है। तो कुछ इस तरह से सैनिकों की संख्या है। अगर ईरान का कंपैरिजन इजरायल से करें तो ईरान कहीं आगे, लेकिन अमेरिका सपोर्ट कर देता है, इसलिए वो शक्तिशाली हो जाता है। लड़ाकू विमान 300 से ज्यादा अधिकतर पुराने हालांकि इसमें है, जबकि इजरायल के पास 300 से ज्यादा आधुनिक है, जिसमें F-35 भी है। F-35 के साथ साथ लड़ाकू विमान है, और अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा सभी तरह के जो लड़ाकू विमान है वो हैं। यानी कि यहाँ ईरान स्टैंड नहीं करता है लड़ाकू विमान के लिहाज से अगर इजरायल के सामने देखें, और चूंकि अमेरिका और इजरायल साथ में खड़े हुए नजर आते हैं तो ईरान की ताकत यहाँ पर काफी कम हो जाती है। कंपैरिजन में अगर देखें तो ईरान वैसे भी छोटा है ताकत के हिसाब से, आधुनिक सुविधाओं के लिहाज से, सैनिकों के लिहाज से, ताकतवर हथियारों के लिहाज से, लेकिन फिर भी ईरान अड़ा रहता है वक्त वक्त पर। खामेनेई ये साफ कर चुके हैं। साथ ही नौसैनिक अगर देखें, यानी कि नौसेना की ताकत देखें, तो जो छोटी पनडुब्बियां हैं और तेज नावें हैं वो यहाँ पर हैं ईरान के पास, लेकिन संख्या कम है। जबकि इजरायल के पास वही जो ताकतें हैं वो हाईटेक तरीके से हैं, यानी कि हाईटेक सुविधाएं इजरायल के पास हैं। यहाँ अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, परमाणु पनडुब्बियां भी हैं, लेकिन यहाँ भी ईरान छोटा साबित होता है। लेकिन ईरान और इजरायल के टकराव में ईरान ने यह साफ कर दिया था, ना हम झुकेंगे ना पीछे हटेंगे, और वो टकराव एक बार फिर से उभरता हुआ नजर आता है। मिसाइल डिफेंस में अगर देखें तो ईरान सीमित तौर पर नजर आता है, जबकि इजरायल आयरन डोम और एरोस के पास में है, जबकि अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है अमेरिका।
अमेरिका जो कि इजरायल को बार बार ताकत दे रहा है, इजरायल इसीलिए सीधे तौर पर टक्कर ईरान से ले रहा है। हालांकि क्षेत्र के लिहाज से देखें तो ईरान को अलग अलग वक्त पर बड़ी चोट इजरायल ने दी है, वो भी पिछले ही दिनों दी है। परमाणु हथियार के अगर हिसाब से देखें, ईरान के पास अभी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जो मैं कह रही थी पहले भी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ईरान जारी रखने की बात करता है और उसी से इजरायल को खतरा। इजरायल बार बार यही प्रेशर ईरान पर डालता है कि आप ये परमाणु प्रोग्राम बंद कीजिए, और इसीलिए टकराव हुआ। जबकि इजरायल के पास 80 से 90 और अमेरिका के पास तो 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, और इसीलिए जब हम ताकत को आंकते हैं अमेरिका और इजरायल साथ में नजर आता है, और जो ईरान है वो काफी ज्यादा छोटा इस लिहाज से ताकत के हिसाब से नजर आता है। अब इन सब के बीच टकराव तो है, लेकिन ईरान इस वक्त अलग अलग संकट से घिरा हुआ है। इस संकट से निकले कैसे, उभरे कैसे? मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में दिलीप चेरियन जी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, और मेरे साथ में एक और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में मिताली निकोर जी भी जुड़े हुए हैं आर्थिक मामलों की जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले दिलीप चेरियन जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, हमने जो पिछले दिनों ईरान और इजरायल का जो संकट देखा, यानी टकराव देखा, उसमें अमेरिका ने मीडिएशन करने का काम भी किया, ट्रंप ने सीज फायर भी करा दिया, लेकिन वो मामला शांत नहीं हुआ। लेकिन क्या ये कहें जो आज ईरान की हालत है, उस चोट से उबर नहीं पाया ईरान? आर्थिक संकट है, महंगाई चरम पर है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, शहर शहर में संग्राम है, विरोध है। रचना, मुझे जो लग रहा है कि इस वक्त जो ईरान में हो रहा है वो एक डोमेस्टिक प्रोटेस्ट के तौर से दिखाया जाना चाहिए। जो भी हम कहें, अमेरिका का हाथ इस प्रोटेस्ट में उतना नहीं है जितना अमेरिका दिखाना चाहता है। लोगों का जो इस वक्त आकांक्षाएं हैं वो ये है कि उनके जो गवर्नमेंट, उनके जो आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने का जो कोशिश करना चाहिए, उसी पे वो फोकस नहीं कर रहे। वो फोकस और परमाणु के इशू पे और ऐसे कई मामलों पे जो ध्यान दे रहा है। लोगों को ये इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि इकोनॉमिक स्थिति, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो इंपोर्ट कैपेबिलिटी, इनको बढ़ावा देना वो ज्यादा अहम मानते हैं। जो हम रास्ते में लोग देख रहे हैं वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल इश्यूज पे नहीं है। वो अपने पेट के सवाल, उनके सिक्योरिटी के बारे में, उनका जो फ्यूचर है, उनके बच्चों का जो फ्यूचर है, उस लिए वो लड़ाई करना शुरू किए हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें ये अगर एनालिसिस करके इसको ठीक समझना हो तो हम उसको आर्थिक स्थिति से देखना उचित होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं आर्थिक तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। मिताली निकोर जी, चूंकि जो डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, इसके पीछे कोई खास वजह? और अब जो लोगों का अग्रेसिव नेचर है वो तो आना जायज़ सी बात है, जो शहर शहर में दिख भी रहा है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिलीप जी से अग्री करती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज हम ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं। अगर आप ये देखिए कि हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ ईरान का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड प्राइसेस एक साल में नियरली 72% बढ़ी हैं पिछले दिसंबर से, अगर इस दिसंबर हम कंपेयर करें। फ्यूल प्राइसेस भी ईरान जैसे देश में, जो कि एक फ्यूल सप्लायर है, फिर भी उनके जो आवाम है उनको जो फ्यूल मिल रहा है, जो पेट्रोल मिल रहा है, वो उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट फ्यूल को एक्सपोर्ट्स के लिए यूज करना चाहती है, क्योंकि वो एक ही तरीका है जो एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज वो कमा सकती है। और रियाल टू डॉलर का एक्सचेंज रेट तो 1.42 मिलियन पर पहुंच गया है। तो मतलब ऐसे आंकड़े जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ही कि वहां की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ही तनाव आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट एकमात्र वो रीजन है जहां हमने देखा है
सारे दुनिया में इस साल जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर ही हुए हैं, बेरोजगारी के इशू पर ही हुए हैं, जहां पर लोग ये कह रहे हैं अपनी अपनी गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, और वही हमें यहाँ भी दिख रहा है। अच्छा, जेनजी प्रोटेस्ट का चूंकि आपने जिक्र किया, दिलीप चेरियन जी, जेनजी प्रोटेस्ट का असर अलग अलग देशों पर क्या पड़ा है वो पिछले कुछ टाइम में हमने देख लिया। हमने नेपाल देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, श्रीलंका देख लिया। क्या वैसा ही कुछ ईरान में भी अब देखने को मिलेगा क्या, और तख्ता पलट की नौबत क्या दिख रही है? इस वक्त जो खबरें वहां से आ रहे हैं ये है कि आर्मी भी पीछे पड़ रहा है। आर्मी भी इस लड़ाई में करना चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि अपने आबादी पे ही आर्मी को लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं होता। सबसे मुझे इस वक्त जो एनालिसिस वहां से आ रहे हैं वो बहुत स्केची है। पर आपने जो जेनजी के बारे में पूछा, जेनजी का जो एटीट्यूड है ग्लोबली, नेपाल देखिए या और भी कई देशों में देखिए, तो वो अपने जो फ्यूचर की लड़ाई, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्फ्लेशन भी है, सिक्योरिटी, अपने नॉर्मल अर्बन सिक्योरिटी के बारे में भी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो देख रहे हैं कि लीडरशिप में जो करप्शन हो रहा है, वो करप्शन के वजह से कई जो डिसीजंस लिया जाता है देश के हित में जो होना है वो नहीं हो रहे। और ये डेंजर मेरे ख्याल में जो डेंजर है, उस डेंजर से गवर्नमेंट पलट भी सकता है। सत्ता पलट का आपने पूछा रक्षा जी, वो मैं एक एक्चुअल पॉसिबिलिटी समझता हूं इस वक्त, क्योंकि जो एंथुसियाज्म हम देख रहे हैं रास्ते पे, वो एंथुसियाज्म जेन ज़ी के वजह से ही होता है, और उनके जो क्रोध है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, जो खामेनेई से खार खाए बैठा है इजराइल, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, साथ ही साथ ट्रंप भी, क्या उसका भी असर ईरान में हो रही चीजों पर पड़ेगा क्या, मिताली जी? जी, एक तरह से इसे ऐसे देखिए कि ईरान में दो तरह के टेंशन चल रहे हैं। एक है जो नीचे लोगों का एंगर है, जो आप देख रहे हैं सड़कों पे। दूसरा ये टेंशन है कि जो आर्मी है वो वहां पे पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, अपने खुद के ही बच्चे उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब जेन ज़ी एक तरह से उनके ही बच्चे हैं, और बाहर से लेकिन इतनी सारी फोर्सेस इसको देख रही हैं और कह रही हैं अच्छा, आज अगर अपॉर्चुनिटी है तो क्या हम यहाँ पे तख्ता पलटने के लिए कुछ फोर्सेस बाहर से भेज सकते हैं, और आर्मी को उससे भी डील करना है। तो मुझे ये लगता है कि आगे हम जब देखेंगे आर्मी का जो पड़ रहा है वो काफी भारी होगा, क्योंकि आर्मी को इतनी सारी चीजों से एक्चुअली मैनेज करना है, और आर्मी इस सिचुएशन में शायद और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए वहां पर, क्योंकि डिक्टेटरशिप है वहां। हम देखते हैं कि जो क्लेरिक्स हैं वही सारे डिसीजंस कंट्रोल करते हैं और आर्मी को भी वही कंट्रोल करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन प्रोटेस्ट की वजह से आर्मी का जो वेटेज है, आर्मी के जो पावर्स हैं, वो शायद बढ़ा दी जाए, चाहे वो उन्हें यूज करें या ना करें। लेकिन उनकी पावर्स को बढ़ाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। लेकिन ईरान को लेकर तो ये कहा जाता रहा ना दिलीप चेरियन जी कि खामेनेई सुप्रीम लीडर, खामेनेई ना चाहे तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन आज जो शहर शहर में प्रदर्शन है या खामेनेई के खिलाफ ये जो नारे लग रहे हैं, इन सबको बल कहाँ से मिला? मतलब क्या है चीज जो पुश कर रही है इन सब प्रोटेस्ट को? प्रोटेस्ट का कारण इस वक्त अगर टाइमिंग हम देखने रक्षा जी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यह है कि डॉलर का जो वैल्यू इतना अचानक गिरा, उस वजह से, जैसे मिताली ने कहा कि प्रोटेस्ट का शुरुआत जो है उससे आर्मी को शायद बढ़ावा मिल सकता है, पर जो ट्रिगर है, जो प्रोटेस्ट शुरू करने का कारण है, वो अचानक डॉलर का वैल्यू बहुत इंक्रीज होना, मतलब ईरान के जो करेंसी है उसका वैल्यू लूज होने का कारण है। क्योंकि यूथ को ये लगा कि अब हमारा और कोई चारा नहीं है कि इस गवर्नमेंट को ही बदल लो, तख्ता को बदल से ही हमारा करेंसी, हमारा इकोनॉमी, हमारा फ्यूचर में थोड़ा सा कुछ कंट्रोल आ सकता है। जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो है वो फ्यूचर को लेके प्रोटेस्ट होता है, पास्ट को लेके नहीं।
यानी आपने ये जो जेंजी का जिक्र किया, आपने आम लोगों का जिक्र किया कि भाई वो जो डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना यानी रियाल का गिरना है, या जो आम लोगों को महंगाई मिल रही है, बेरोजगारी मिल रही है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये सब आम लोगों के वो रीजन है जिससे वो सड़कों पर आ गए। इसमें किसी भी तरीके से पॉलिटिकली इंस्पायर्ड इन प्रोटेस्ट को ना देखा जाए क्या दिलीप जी? मैं तो मानता हूं कि ये इस तरह का इस स्केल का जो पब्लिक प्रोटेस्ट देखेंगे, इस स्केल का जो पब्लिक रास्ते में आना और कई शहरों में इकट्ठा आना, ये कोई ऑर्गेनाइज मामला नहीं हो सकता। ये कॉमन इश्यूज लेके जो कॉमन इश्यूज जो है, जो सारे लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स अगर हम आगे जाके जानकारी मिले कि इसमें अमेरिका का हाथ था, CIA का हाथ था, ये सब कहानियां तो आएंगे ही आएंगे, पर ये स्केल में ऑर्गेनाइज करना किसी भी एजेंसी के कैपेबिलिटी से बाहर है। यानी ईरान अभी तक जो बाहरी ताकतों से लड़ रहा था या बाहरी तौर पर जो टक्करें ले रहा था, वो अब अंदरूनी इन चीजों से परेशान है, या फिर ये समझ नहीं आ रहा ईरान को कि सोल्यूशन इसमें क्या होगा? खामेनेई के पास कोई भी विकल्प अभी है क्या, मिताली जी? जी, अगर आप ये थोड़ा सा रिवाइंड करें तो आपको 2022 में मैं वापस लेकर जाना चाहूंगी, जब फर्स्ट टाइम ईरान के यूथ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे और मासा अमीनी के साथ जो हुआ, वो बात हम जैसे एक वुमेन्स राइट्स प्रोटेस्टर के हित में, जैसे मैं जैसे एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं वो कभी भूल नहीं सकती। और इन 3 सालों में हमने ये देखा है कि हर साल ईरान की महिलाएं, ईरान की पूरी आवाम आगे आती है और विमेन्स राइट्स के लिए आज भी अपनी आवाज उठाती है। और आज भी वो पूरे प्रोटेस्ट, आपको याद ही होंगे जब सारी महिलाओं ने अपने बाल काटे थे और अपने बाल लिटरली वो फेंक रहे थे सड़कों पर कि हम नहीं फॉलो करेंगे इन रूल्स को। आप शरिया कानून की तरफ जिक्र कर रही हैं क्या, कि शरिया कानून की वजह से भी ये हालात आज आ गए हैं? हो सकता है, क्योंकि वो भी एक डिसकंटेंट है जो कि सोसाइटी में लास्ट 3 से 4 सालों में मासा अमीनी की जब मौत हुई और जब वो उनको अरेस्ट किया गया इतनी छोटी सी बात के लिए, वो बात आज भी यंग लोग नहीं भूले। जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स को आज भी याद है कि कैसे उनकी बहन के साथ वो हुआ। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यूथ ने कभी भी इस लीडरशिप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि यूथ हमेशा चाहता है कि प्रोग्रेसिव वैल्यूज, लिबरल वैल्यूज की तरफ आगे जाए, और वो इस देश में उनको नहीं दिख रहा है। तो मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि अगर बदलाव नहीं आएगा और अगर लिबरलाइजेशन की तरफ जो पूरे क्लर्जी है, ईरान के जो रूलर्स हैं, वो नहीं जाएंगे वैल्यूज में भी और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में भी, तो फिर उनके पास अब कोई ज्यादा कार्ड बचे नहीं। जेन ज़ी का जिक्र है तो सोशल मीडिया का भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया तो एक बहुत ही बड़ा टूल है कि आप देखिए डिस्कॉर्ड जैसे ऐप है, डिस्कॉर्ड पर ही सारे प्रोटेस्ट जनरली ऑर्गेनाइज करते हैं। बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे थे तो मैं एक्चुअली ढाका में ही थी, और तब मैंने देखा था कि मेरी खुद की जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह जिनको मैं जानती भी थी, जो छोटे मतलब मुझसे काफी यंगर बट जानती थी, वो खुद भी जा रहे थे प्रोटेस्ट में उस टाइम पे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे थे। नेपाल में भी यही हो रहा था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के छात्र जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज के युवा जो है अपनी ताकत को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है जहां सब लोग इकट्ठा होते हैं और फिर इस तरह के प्रोटेस्ट प्लान किए जाते हैं। दिलीप जी, अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भी आज ईरान की इस हालत के लिए है क्या? मतलब वो भी एक जिम्मेदार है क्या? देखिए, अमेरिका का जो रोल है ईरान में, वो नेतन्याहू का आपने आगे जिक्र किया था अपने रिपोर्ट में, तो वो सब जो चीजें हैं वो इकट्ठा फोर्स मल्टीप्लायर है। इन चीजों पे वो जहां जहां आग है वहां वो पेट्रोल छिड़कने में वो काफी उनका प्रैक्टिस है, उनका कैपेबिलिटी है और उनका एक तरीका भी है। तो पर हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, जैसे मिताली ने कहा कि यंग लोगों को फ्यूचर के बारे में जो डर है, उस डर को एक्सप्लॉइट कोई भी कर सकता है। बार वाले करने से पहले इस वक्त जो हुआ है
हाँ। ये प्रोटेस्ट का जो आउटपोरिंग हुआ है हाँ। वो फेमिनिस्ट भी है, शॉपकीपर्स भी है। बिल्कुल। अगर हम देखें आज का जो प्रोटेस्ट है, सबसे बड़ा नया कंपोनेंट ये है कि शॉपकीपर्स जो नॉर्मली क्लेरिक्स को सपोर्ट करते थे, हाँ। वो आज दुकान बंद करके हाँ। रास्ते में इसलिए आया कि हमें भी अब प्रोटेस्ट करना है। और बिल्कुल। इसका डायरेक्ट लिंक जो है ये जो डॉलर के बारे में कहा, मिला जुला क्योंकि सा असर, और कुल मिलाकर आप दोनों से बात करके इतना समझ आ गया, मिला जुला सा असर है और ये हर वर्ग से और हर जनरेशन से रिलेटेड है, जिसका असर ईरान के अलग अलग शहरों में पड़ा है। हालांकि फ्यूचर में क्या होगा अब ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप चेरियन जी, मिताली निकोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।